बिहार के भूगर्भिक संरचना और धरातलीय स्वरूप के क्रम में हम लोग बिहार के जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में पढ़ लिया था, ठीक। और उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे बिहार का धरातलीय स्वरूप के बारे में, बिहार का धरातलीय स्वरूप कैसा है। तो देखिए इसको विस्तार तरीके से पढ़ेंगे और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद जितने भी PYQ इसमें से आए हुए हैं, BPSC में जितने PYQ आए हुए हैं और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक श्रृंखला बनाकर उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में इसी यूट्यूब चैनल पर हम करवा देंगे ताकि आपका तैयारी बेहतरीन तरीके से हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का बिहार का धरातलीय स्वरूप, बिहार के जो भूगर्भिक संरचना के बारे में देख लेते हैं, बिहार के भूगर्भिक संरचना का निर्माण कैसे हुआ, तब धरातलीय स्वरूपों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो धरातलीय स्वरूप अगर आप देखेंगे बिहार का, तो ये 3 क्रमों में आपको दिखेगा। शिवालिक श्रेणी, विशाल मैदान और दक्षिण का पठार। क्या है देखिए बिहार में, देखिएगा तो देखिए समझिए यहाँ से बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है। बीचों बीच कहने का मतलब ये हुआ कि आपको बीचों बीच का मतलब 19 को ऊपर जिला है, 19 को नीचे जिला है, 19 दूनी 38 हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा बिहार के उत्तर में कितने जिले हैं, तो 19। बिहार के दक्षिण में कितने जिले हैं, तो 19। और बीच में बॉर्डर कौन बनाता है, गंगा नदी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कोना पर खासी देखिएगा, यहाँ पर आपको पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा। क्या मिलेगा, पर्वतीय क्षेत्र, जो कि शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। जो पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर मिलेगा, ठीक। विशाल मैदान तो ये पता ही है, उत्तर में जो गंगा नदी के उत्तर में जो मैदान बनते हैं उसको उत्तर का मैदान कह देते हैं, और गंगा नदी के दक्षिण में जो मैदान बनते हैं वो दक्षिण का मैदान कह देते हैं। दक्षिण का पठार क्या आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा, कैमूर में देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो पहाड़ देखने के लिए मिलेगा, जिसको जो छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, जो कि कहाँ के, दक्षिण का जो पठार है वो छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने के लिए मिलेगी मुख्य रूप से। यहाँ पर छोटा नागपुर, और एक और बात, और यहाँ पर जो मिलेगा, यहाँ पर जो आपको पठार मिलेगा, जो कैमूर का पठार मिलेगा, ये विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ये वाला जो है शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, और विशाल मैदान तो देखिए लिए ये दोनों। और यहाँ पर दक्षिण के पठार में, ये दक्षिण में पठार है, बिहार के दक्षिण में पठार है। झारखंड, जो इधर से झारखंड राज्य लगा हुआ है आपका, ये पश्चिम बंगाल है, ये नेपाल इधर से यूपी। तो यूपी से भी कुछ यहाँ पर देखिए, यूपी से भी कुछ कनेक्टेड होते हैं यहाँ कैमूर के जो पठार है, ठीक है। क्योंकि यूपी के तरफ से ही जो विंध्य पर्वत श्रेणी मुख्यतः कहाँ पर है, यूपी में और मध्य प्रदेश में। तो यूपी के विंध्य पर्वत श्रेणी, जो कि यूपी से होते हुए बिहार में जब एंट्री होता है विंध्य पर्वत श्रेणी का, तो इसका सबसे पूर्वी जो भाग है, बिहार में भी कुछ हिस्से यहाँ पर हो जाते हैं, जो कि रोहतास और कैमूर वाले क्षेत्र में यहाँ पर हो जाते हैं। तो यही विंध्य पर्वत श्रेणी के अंतर्गत इतना। तो ये पठारी क्षेत्र है। अब देखिए एक आराम से समझते हैं। सबसे पहले शिवालिक की तरफ बढ़ते हैं और एकदम बेहतरीन तरीका समझेंगे, अभी ही आपको याद हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी को जानने से पहले थोड़ा सा हिमालय का निर्माण समझ लेगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा हल्का समझ लेते हैं, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अगर पता है तो आप स्किप करके निकल जाए, नहीं तो उसको समझ लेंगे तो बेहतरीन तरीके से थोड़ा और समझ में आएगा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। उसके लिए आपको सबसे पहले भारत का मैप आपको देखना पड़ेगा। भारत का मैप परफेक्ट बनने की जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब आप भी अगर परफेक्ट बनाए ये जरूरी नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर ये भारत का मैप हो गया, नॉर्मल एगो मैप हो गया। अब देखिए यहाँ पर हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, देखिए समझिए। यहाँ पर इधर दिखाई देगा ना, हाँ देखिए हिमालय का निर्माण हुआ है आपको शुरू में जो देखिए हिमालय को कुल 4 भागों में बांटा गया, लेकिन एक भाग को ऐसे ही बेदखल कर दिया जाता है कि हमारे अंतर्गत नहीं आता है। हिमालय को कितने भागों में, हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन भाग, सबसे पहला जो हिमालय आता है ट्रांस हिमालय, इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक। दूसरा आता है बृहद हिमालय। तीसरा जो आता है उसको मध्य हिमालय बोलते हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और चौथा हम लोगों का आता है ये शिवालिक हिमालय। अब समझते कि इसकी रचना कहाँ से हुई। ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय सबसे इधर वाला क्षेत्र है, सबसे ये वाला क्षेत्र है ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। सेकंड नंबर में जो बृहद हिमालय, ये बृहद हिमालय देखिए अलग संरचना दिखाते हैं। बृहद हिमालय, इसके बाद वाला जो संरचना है वो बृहद हिमालय है, ठीक। ये बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय भी सेम टू सेम ऐसा ही है। और शिवालिक जो है यहाँ पर मध्य हिमालय ऐसे इससे दर्शाते हैं, मध्य भी हिमालय भी सेम टू सेम ऐसा ही है। और शिवालिक जो है ये थोड़ा सा नीचे से आता है, शिवालिक इसी से दर्शाते हैं।
शिवालिक ये थोड़ा सा नीचे से आता है और बिहार में होते हुए यहाँ से आकर ऐसे मुड़ जाता है, शिवालिक हिमालय हो गया ये। अब इसकी संरचना कैसे, ये आप समझ लिए। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर वाला, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद कौन सा बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो शिवालिक वाला जो कुछ हिस्सा है वो बिहार में आ जाता है। कहाँ से, देखिए इतना ही हिस्सा, शिवालिक वाला इतना ही हिस्सा कहाँ, बिहार में आ जाता है। और शिवालिक, एक और बात आपसे शिवालिक में पूछ दिया जाता है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा जाएगा तो एक और बात पूछ दिया जाता है, हिमालय को कहा जाता है फोल्डेड माउंटेन, परतदार पर्वत भी कहा जाता है या मुड़ा हुआ पर्वत भी कहा जाता है, कि ये मुड़ कर बना है। मुड़ कर बना है, कैसे मुड़ कर बना है इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसको भी थोड़ा समझते हैं। जैसे आपको पता भी है कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, यूरेशियाई प्लेट को टकराने से हुआ था। देखिए यहाँ पर देखते हैं कैसे, उसके बीच में तेथिस सागर था। क्या था तेथिस सागर, इसको अगर बाद में हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए, इसको यहाँ पर समझ लीजिए। और ये प्लेट समझ लेते हैं, यूरेशिया प्लेट है, यूरेशिया प्लेट है, ये इधर वाला यूरेशिया प्लेट है, बीच में तेथिस सागर, और इधर से इंडियन प्लेट चला आ रहा था। कौन आ रहा था, इंडियन प्लेट, यानी कि भारतीय प्लेट जिसको कहते हैं, ठीक, इंडियन प्लेट चला आ रहा था, यानी कि भारत ये चला आ रहा था, इधर से आ रहा था। अब हुआ ये, इधर से जब आया तो ये तेथिस सागर, बिचवा में तेथिस सागर था, इसको धक्का देने लगा, तेथिस सागर को धक्का देने लगा। तेथिस सागर का जो प्लेट है मुड़ कर क्या हुआ, तेथिस सागर का प्लेट मुड़ कर इसके अंदर घुसने लगा। कहाँ पर, ये नीचे, ये नीचे जैसे ही घुसा तो ये अकेले नहीं घुसा तेथिस सागर का प्लेट, ये ऊपर सागर है, सब पानी है पूरा, तो ये घुसा तो गाद और पानी लेकर घुसा। जब गाद और पानी लेकर घुसा तो यहाँ पर था लावा, और पानी और गाद पहुँचा, पानी पहुँचा, जैसे ही यहाँ पर पानी पहुँचा, यहाँ पर पानी पहुंचा, बना मैग्मा चेंबर, और मैग्मा चेंबर बना तो ऊपर की तरफ हम, जब मैग्मा चेंबर बना, सीधी सी बात है कि ज्वालामुखी ऊपर उद्गार होकर करेगा, और ज्वालामुखी उद्गार हुआ, यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। इसीलिए हिमालय का पार्ट ट्रांस हिमालय को नहीं माना जाता है। क्यों, क्योंकि हिमालय का निर्माण जो होगा अब जाकर ये दोनों कॉन्टिनेंट का प्लेट और कॉन्टिनेंट का प्लेट टकराएंगे, तब जाकर हिमालय का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पर तो ये पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया है। ये प्लेट टकराने से पहले ये तो तेथिस सागर का प्लेट इसे टकराया, मतलब देखिए क्या हुआ, ये जाकर पानी यहाँ पर गया, बोला यहाँ पर पानी, यहाँ पर गया पानी, अपने भाषा में समझ लीजिए, पानी गया, बोला यहाँ पर हैप्पी होली, तो यहाँ पर बना मैग्मा चेंबर, और इधर से अगर हैप्पी दिवाली, ये विस्फोट हुआ और यहाँ पर बन गया ट्रांस हिमालय। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। ये यहाँ से बनता गया, यहाँ ट्रांस हिमालय बन गया। जब अब यहाँ पर ये दोनों पहुँच गए आपस में, अब ये दोनों तेथिस सागर बीच में से गायब हो गया, तेथिस सागर गायब हो गया और पहुँच गया ये, अब ये टकराए, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों टकराए। तब टकराने के बाद यहाँ पर देखिए, ये टकराने के बाद यहाँ पर मोड़ उत्पन्न हुआ, जितने भी इसमें गाद ये सब था ये ऊपर उठने लगे, और प्लेट यहाँ पर टकराने के बाद ये ऊपर उठने लगा। और पहला जो मोड़ हुआ यहाँ पर देखिए, ये टकराने के बाद जो पहला मोड़ हुआ वो बृहद हिमालय बन गया, जो कि पूरा ऊंचा एकदम, इससे भी ट्रांस हिमालय से भी ऊंचा है। ये वाला पहला मोड़ बन गया बृहद हिमालय। इससे इसके बाद जैसे ही मोड़ बना, अब एकदम मोड़ बन रहा है, एकदम प्रेशर इधर से जा रहा है, तब तक ये इतना ही मोड़ बना, तब तक बीच में प्लेटें टूट गया। जैसे अगर हम एकदम जोर से यहाँ पर मोड़ डालेंगे, दो गो चीज़ है, यहाँ पर जोर से मोड़ डालेंगे तो कुछ दूर तक उठेगा पहले, ठीक है, ऐसे उठेगा, और उठने के बाद ज़्यादा अगर प्रेशर डालेंगे, जो कमज़ोर पड़ेगा वही टूट जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लेट कमज़ोर पड़ा और ये प्लेट क्या हो गया, यहाँ से टूट गया। टूटने के बाद अब ये वाला प्लेट हुआ और ये वाला प्लेट हुआ, अब तो अलग हो गया। अलग होने के बाद ये अब फिर आगे धक्का देने लगा, तो फिर यहाँ से उठने लगा, दूसरा उठा, तब तक बना क्या, मध्य हिमालय। लेकिन यहाँ पर ये प्लेट थोड़ा ताकतवर था तो यहाँ पर धक्का देते गया, ये भार ज़्यादा हो गया, जिसके कारण ये ऐसे बन गया। यहाँ जब भी भार इस पर ज़्यादा करेंगे, ऐसे दबाएंगे, टूटेगा नहीं तो मुड़िए जाएगा ना जी, ऐसे दबा रहे हैं, या तो ये टूट जाएगा ये वाला। देखिए समझिए, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ये इधर से आया है, ठीक, ये वाला सेकंड वाला की बात कर रहे हैं, ये बन रहा है, तो ये उठ रहा है। अगर ये नहीं टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो ये यहाँ से क्या हुआ, ऐसे मुड़ गया, धंस गया नीचे, धंस गया यहाँ पर। और धंसने के बाद जब धंसा तो क्या हुआ, ये पता है कि इधर से नदियाँ, मैक्सिमम नदियाँ, इधर से नदियों का पानी, नदी का पानी, ये सब गाद, पहाड़ों से जो भी नदियाँ निकलती है, नदी का पानी, गाद, ये सब भर गया। और यहाँ से फिर ये उठने लगा, यहाँ से जो उठने लगा उससे बना तीसरा फोल्ड। यहाँ से जब उठा ये,
यहाँ से मुड़ने के बाद यहाँ गाद उद हुआ और ये सब सूख कर जब उठा तो तीसरा फोल्ड जो हुआ वो बन गया शिवालिक। समझ में आया? और शिवालिक का ही कुछ पार्ट यहाँ पर बिहार में है, तो ये तीसरा फोल्ड क्या बन गया, तो ये अभी नया है, एकदम नया है शिवालिक। इन दोनों से इसकी कम ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, उसके बाद इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई सबसे कम है शिवालिक, क्योंकि अभी नया नया ये बना है, ये नया है इसलिए इसकी ऊंचाई कम है। तो ये बिहार में ये चंपारण वाले क्षेत्र में, यहाँ पर चंपारण और कुछ पूर्णिया के हिस्सा में ये शिवालिक का पार्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। इस शिवालिक को भी 3 भागों में बांटा गया है। शिवालिक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सुमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर दून और हरदा घाटी दून। दून क्षेत्र वो कहते हैं जो छोटी छोटी पहाड़ी, यहाँ पर कुछ कुछ दूर पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ रहती है, उसको क्या कहते हैं? सबको दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून कहते हैं। तो रामनगर दून जैसे आप सुने भी होंगे, रामनगर दून, हरदा दून, सॉरी हरदा घाटी, इसको दून क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दून क्षेत्र। तो सबसे पहला सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको सुमेश्वर की पहाड़ी बोलते हैं। इस पर सुमेश्वर का किला भी है, सबसे ऊपर वाला। और इसका बॉर्डर कहाँ से है? यहाँ से लेकर यहाँ तक चालू होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 74 किलोमीटर लंबा है। ये कितना लंबा है? 74 किलोमीटर लंबा है। और चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर चौड़ा है। ये लंबाई की बात करें तो 74 किलोमीटर और चौड़ाई 5। और यहाँ से देखिए कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार पूछ दिया जाता है। सुमेश्वर की पहाड़ी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर के शीर्ष से, यहीं से त्रिवेणी नहर निकलती है, गंडक से ही, गंडक पर ही बांध बनाकर त्रिवेणी नहर निकाला गया। पता है आपको? नहीं पता है तो जान लीजिए, त्रिवेणी नहर। और यहाँ पर जो है त्रिवेणी नगर और ये भीखना थोरी, यहाँ पर भीखना थोरी। ठीक, यहाँ पर इस जगह का क्या नाम है? भीखना थोरी। यहाँ से यहाँ तक है। और इसके बीच की जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ा है, ये चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक 5 से 6 किलोमीटर, और लंबाई है 74। इसके बाद वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र आता है, ये हरदा घाटी का क्षेत्र आता है, जिसको दून क्षेत्र बोलते हैं। और सबसे निचला वाला क्षेत्र जिसको रामनगर दून बोलते हैं, इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई इसकी भी जान लीजिए। इसकी लंबाई जो है वो 30 किलोमीटर मात्र है, 30 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ा है। ये चौड़ाई कितनी है? 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। ये कितना इसकी पट्टी है रामनगर दून की? 6 से 8 किलोमीटर। अगर यही आपसे और एक बात, एक और इसके रामनगर दून के ठीक निचला वाला हिस्सा जिसको तराई क्षेत्र बोलते हैं, उधर से निकलने वाली नदियाँ गाद लेकर, गाद छोटे छोटे कंकर पत्थर दलदली भूमि बना देती है, एकदम जस्ट नीचे जैसे उतरती है ना, जैसे पहाड़ों से जस्ट नीचे नदी उतरेगी, सीधा बात है गाद और ये सब लेकर वहीं पर ज़्यादा जम हो जाएगा। और यहाँ पर एकदम चौड़ाई में पूरा 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा, जिसको तराई क्षेत्र बोलते हैं, तराई क्षेत्र। इसके बाद ठीक रामनगर दून के बाद 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है तराई क्षेत्र। और इसकी जो तराई क्षेत्र की जो लंबाई है वो 70 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर? 70 किलोमीटर तराई क्षेत्र की लंबाई है। तराई क्षेत्र क्या होता है? पहाड़ के जस्ट बाद अब नदियाँ जैसे ही नीचे उतरती है पहाड़ों से, पता है ना, इधर से बहुत सारी नदियाँ निकल इधर से, तो ये नदियों पहाड़ों से जितनी भी पानी आएगी, सीधा बात है कि ये उधर से गाद जितना कुछ भी है मैक्सिमम चीज़ वहीं ड्रॉप कर देगी, एकदम जस्ट नीचे पहुँचते हैं। तो ये इतना दूर में ये बन गया है तराई क्षेत्र, एकदम दलदली भूमि है। अब फिर यहाँ पर कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा ही रहा है, इसको भी उठाएगा, यहाँ पर भी बन जाएगा वो नया पर्वत। ऐसे ही तो निर्माण होता है। तो चलिए तराई क्षेत्र समझ लिया हम लोग। और कुछ भी यहाँ पर दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए कि हाँ यहाँ पर हमको दिक्कत हो रहा है, फिर से आपको क्या कर देंगे, समझा देंगे। हरदा घाटी समझ में आ गया, बीच वाला क्षेत्र है हरदा घाटी। रामनगर दून और सुमेश्वर की पहाड़ी के बीच वाला क्षेत्र हरदा घाटी। रामनगर दून के इधर वाला क्षेत्र में हरदा नदी है, ये इधर क्षेत्र हरदा नदी है। एक और बात, सुमेश्वर की जो पहाड़ी है वो बिहार और नेपाल के बीच में, ये वाला बिहार और नेपाल के बीच में एक प्राकृतिक बॉर्डर का निर्माण करती है, प्राकृतिक रूप से ही बॉर्डर का निर्माण हो जाता है। तो कौन करता है? ये सुमेश्वर की पहाड़ी करती है। सुमेश्वर की पहाड़ी में एक और बढ़िया बात आप देखेंगे, यहाँ पर एक कूदी नदी है जिसका नाम है क्या? कूदी नदी। नदी का क्या नाम है? कूदी। इन नदियों से ही आपको कई दर्रों का निर्माण हो। दर्रे क्या होते हैं? नदियाँ जब चलती है तो वो पहाड़ों के बीच, नदियाँ जब चलती है तो पहाड़ों को इधर उधर डैमेज करते हुए चलते हैं, बीच में पहाड़ों में रास्ता धंस जाता है नदियों का आने जाने का, क्योंकि नदी के बार बार पानी का बहाव होगा तो सारा जो उसका पत्थर उथर सब छोटे छोटे कंकड़ सब बहा कर नीचे लेके जाएगा, तो रास्ता का निर्माण हो जाता है। और उसके बाद नदियाँ रास्ता बदल लेती है, नदी रास्ता बदल लेती है तो वो तो सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ गया तो बीच में धंसा हुआ हो गया तो रास्ता जैसा हो जाता है। उसी को कहते हैं आपको दर्रा। दर्रा क्या कहते हैं? बीच में धंसा हुआ जो क्षेत्र हो जाता है, और इधर से नदी जा रही है, पता चलो नदी अब रास्ता बदल लेती है, सूख गया, तो इसी को दर्रा कहते हैं। उसी को यूज करते हैं आने जाने के लिए लोग।
तो यहाँ पर कई दर्रों का निर्माण, कूदी नदी से 2 दर्रा निर्माण होता है, एक भिखनाथोरी दर्रा और एक सुमेश्वर दर्रा। इसका उपयोग लोग क्या करते हैं, भारत से नेपाल आने जाने में इसका उपयोग करते हैं। रामनगर दून के बारे में समझ लिया, हरदा घाटी के बारे में समझ लिया, भारत के उत्तर का विशाल मैदान के बारे में समझते हैं। ठीक है, ये उत्तर का विशाल मैदान है, बिहार के उत्तर का विशाल मैदान के बारे में इधर समझते हैं। विशाल मैदानों का निर्माण कैसे होता है, ठीक, मैदानों का अगर कहा कि मैदान का निर्माण बताइए, मैदान का निर्माण कैसे हुआ, तो इसके भूगर्भिक संरचना में हम लोग पढ़े थे, हाँ, भूगर्भिक संरचना में हम लोग पढ़े थे कि क्वाटनरी जो चट्टानें थी उससे इसका निर्माण हुआ है। ठीक, क्वाटनरी समूह की चट्टानें, उससे बिहार के जो मैदानी क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ है। ठीक, अब मैदानी क्षेत्र पर ये मिट्टी कहाँ से, इतना अधिक मिट्टी मैदानी क्षेत्र, मैदान कब कहा जाता है, मिट्टी आने के कारण। मिट्टी बनता कैसे है, पहाड़ों से जब नदियाँ चलती है तो उधर से कंकड़ उंकड़ लेकर चलती है, इतना छोटा छोटा कंकड़ टूट जाता है और बहुत साल का समय लगता है, टूटता है तो उसी से मिट्टी बन जाता है। मिट्टी किसी और चीज़ से थोड़े बनता है, वो तो पत्थर ही है, बस उसका पत्थर का छोटा छोटा रूप है तो वही मिट्टी कह देते हैं हम। और कुछ और, मिट्टी के हाथ में उठाइए और देखिए क्या उसमें मिल रहा है, ऐसे करिए, देखिए वो सब पत्थर का टुकड़ा है सब, और कुछ नहीं है। तो वैसे मिट्टी, तो ये जो उत्तर का मैदान बना हुआ है, जितने भी इधर से नेपाल से नदियाँ आ रही है, इधर से नदियाँ जो आ रही हैं, ये नदियाँ अपने साथ मिट्टी लेकर आती है, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी, एगो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो नवीन को खादर बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर बोलते हैं। तो यहाँ पर बताइए, जो भी इस मैदानों का निर्माण हुआ होगा, इन नदियों से निर्माण हुआ है, चाहे महानंदा नदी हो गया, या आपका गंडक हो गया, या आपको कोई सा भी इधर कोसी नदी हो गई, कोई सा भी नदी हो गया, ठीक, कमला बालन नदी हो गया, कोई सा भी इधर से नदी हो गया, इस सब नदियों से ही इधर का मैदानों का निर्माण हुआ है। फिर दक्षिण के मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है, इधर से जो भी छोटा नागपुर का पठार से भी जो भी नदियाँ निकलती है, चाहे यहाँ इधर से इस क्षेत्र से नदियाँ निकलती है, तो इधर से इनका निर्माण हुआ है। दक्षिण के मैदान का निर्माण इन नदियों से हुआ है, चाहे सोन नदी हो गया, किउल हो गया, इस सब से इनका निर्माण हुआ है। ठीक, समझ लिए। और एक बात, इधर की जो नदियां हैं, इधर की नदियों का एक और बेहतरीन बात है, जो भी इधर की नदियां प्राकृतिक तटबंध बनाती है, तटबंध की इसमें जो भी मिट्टी आता है थोड़ा सा ऐसा होता है। और एक बात, उत्तर की जो मिट्टी है, मैक्सिमम मिट्टी देखिएगा आपको खादर मिट्टी मिलेगी, नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, इधर पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है मैक्सिमम जगह पर। तो इधर क्या होता है, ये नदियाँ जो है, देखिएगा एक बेहतरीन बात, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है कि उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं, ये कभी गंगा के समानांतर ऐसे नहीं चलेगी। समानांतर का मतलब ये गंगा नदी हो गया ना, तो इसी के साथ साथ ऐसे ना चल के बाद में मिलेगी, डायरेक्ट आकर यहाँ मिल जाती है। इधर की नदियाँ देखिएगा ना, इधर से नदी हो गया ना, तो पहले साथ साथ चलेगी, चलो तुम्हारे समानांतर चल रहा है, बाद में जाकर यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये दक्षिण की नदियों की विशेषता है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए दक्षिण के पठार के बारे में समझते हैं, दक्षिण का पठार कैसा था। ठीक है, दक्षिण का पठार, अब इधर से इधर वाला क्षेत्र, ये चाहे गया वाला क्षेत्र हो गया, चाहे कोई भी नवादा, चाहे कोई सा भी क्षेत्र यहाँ पर हो गया, औरंगाबाद ये हो गया, ये आपको पता है, ये कैमूर और ये रोहतास वाला, कैमूर और रोहतास में क्या फैला हुआ है, कैमूर का पठार है ये, जिसको रोहतास का पठार भी आप बोलते हैं। कैमूर और रोहतास वाला क्षेत्र में कैमूर का पठार या ये रोहतास का पठार भी बोलते हैं। ये मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, विंध्य पर्वत श्रेणी का ये हिस्सा है कैमूर का पठार। और यहाँ पर मुख्य रूप से बालू पत्थर और चूना पत्थर मिलता है, बालू पत्थर और चूना पत्थर मुख्य रूप से मिलता है। चूना पत्थर और बालू पत्थर का, और चूना पत्थर और बालू पत्थर के इसका उपयोग मुख्य रूप से शीशा बनाने में किया जाता है। और बिहार में शीशा बनाने का मात्र एक ही स्रोत है, यहाँ पर, यहीं से ये पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिए, कैमूर का पठार, यहीं से इसका उपयोग किया जाता है बालू पत्थर और चूना पत्थर का शीशा बनाने में। छोटा नागपुर का पठार, जितने भी गया में आप पर्वत देखिएगा, राजगिरी में देखिएगा, नवादा, जमुई में देखिए, औरंगाबाद में बराबर की पहाड़ियाँ देखिए, ये सब छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आते हैं। ये छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत सब ये क्या होते हैं, आते हैं। और यहाँ पर भी आप देखिएगा तो कई प्रकार की ग्रेनाइट चट्टानें, कई प्रकार की आपको चट्टानें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो हमें लगता है छोटा नागपुर का पठार समझ में आएगा। और जो कुछ भी इसमें बच रहा है ना, सब ऑब्जेक्टिव में हम करवा देंगे, एक एक करके ऑब्जेक्टिव में करवा देंगे, उससे आपको याद हो जाएगा। अब बताइए, इसमें कहीं पर भी कुछ डाउट हो रहा हो कि नहीं ये हमको डाउट है, ये समझ में नहीं आया, ये समझ में, लोकेशन भी आपको समझा दिए, कहीं पर भी कुछ डाउट हो रहा हो, साथ में मिट्टियों के बारे में अलग हम लोग पढ़ेंगे, खनिजों के बारे में अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ भी अगर डाउट हो रहा हो तो बोलिए कि हाँ डाउट है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए। तो चलिए आज के क्लासेस में इतना ही, अगले क्लास में हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे।